दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने के बाद रिसोर्सेज के लिए सारे देश आपस में भिड़ गए और पूरी दुनिया में नॉर्वे ही एकमात्र ऐसी जगह बची जहां पर वायरस का असर नहीं हुआ था और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के कारण वहां पे सर्वाइव करा जा सकता था। तब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर डेकन ने नॉर्वे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी और अंदर बस वही लोग रह सकते थे जो या तो वहां के नागरिक हो या फिर उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो जिससे वायरस का एंटीडोट बनाने में मदद मिल सके। अब वहां की एक फैसिलिटी में लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट भी काम किया करती थी जिसके पास फसलों की नॉलेज होने के कारण उसे वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा गया था। अब कुछ खाना तो वह लोग बड़े बड़े ग्रीन हाउस में उगाया करते थे और कुछ के लिए उन्होंने पास के समुंदर के हिस्से में बड़े बड़े जाल लगाए हुए थे जहां वो लोग मछलियों की फार्मिंग किया करते थे। अब लीजा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी अचानक उनके कंप्यूटर सिस्टम में वार्निंग अलार्म बजने लगा जिसके हिसाब से नॉर्वे के फिशिंग फार्म्स में कोई दिक्कत आ रही थी। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 60% मीट वहीं से आया करता था और तब लीजा तुरंत ही फिशिंग फार्म की एक्टिविटीज़ को देखने की कोशिश करती है जिससे उसे पता चला कि पिछले 3 दिन से उन्होंने ना तो कोई फिशिंग कंटेनर सप्लाई करा है और ना ही 3 दिन से अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट दी है। लीजा वहाँ के मैनेजर जेम्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स उसके कॉल को तुरंत ही काट देता है। ये देखकर लीजा परेशान होकर एक बार वापस से फिश फार्म्स के मैनेजर को कॉल करती है और इस बार मैनेजर उसको कॉल उठाकर बताता है कि असल में हवाओं का रुख बदलने से समंदर की वेव्स दूसरी तरफ हो गई थी जिसके कारण ही वह लोग अभी फिशेस नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन ये बात भी झूठ थी क्योंकि जाल में ऑलरेडी काफ़ी मछलियां थी, मगर मैनेजर ने रियल टाइम मॉनिटरिंग वाली मशीन को बंद कर रखा था। और जब लीजा मैनेजर से इसका कारण पूछती है तो मैनेजर कहता है कि असल में वह लोग मछलियों को वायरस से डिसइंफेक्टेड रखने के लिए कुछ वैक्सीन भी लगा रहे हैं, तो इसीलिए मॉनिटरिंग बंद कर रखी है। इस पर लीजा मान जाती है। वहीं नॉर्वे के बॉर्डर पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो किसी भी हाल में अंदर आना चाहते थे, लेकिन आर्मी वाले बस उन्हीं लोगों को अंदर ले रहे होते हैं जो या तो मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट हो या फिर बायोलॉजिस्ट हो। तब चार्ली नाम का एक बायोलॉजिस्ट जो थोड़ा सा मशहूर भी था, उसे उसकी बीवी माया और बच्चे के साथ अंदर एंट्री मिल जाती है। लेकिन शहर में जाने से पहले उनके कुछ टेस्ट होने वाले थे। उस टेस्ट की रिपोर्ट्स के हिसाब से चार्ली और उसकी बेटी तो अंदर जा सकते थे, लेकिन माया बाहर फैलने वाले खतरनाक वायरस के फर्स्ट स्टेज पर थी, इसलिए वह लोग उसे अंदर नहीं ले सकते थे। इससे चार्ली और माया काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर वह कुछ कर पाते उससे पहले ही कुछ आर्मी वाले आकर माया को बॉर्डर से बाहर भेजने लगते हैं। अब चार्ली अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी से खुद भी उसके साथ बाहर आ जाता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। वह बाहर रहकर अपने बच्चे को भी खतरे में नहीं डाल सकता था और ना ही उसकी बीवी अंदर जा सकती थी। खैर, अभी वह माया के साथ वहां से जा ही रहा था कि तभी एक आदमी उनके पास आकर उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे पर पसंद के हिसाब से 300 क्रिप्टो कॉइन्स दोगे तो मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा सकता हूँ। ये बात सुनकर चार्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और चार्ली अपने बच्चे के साथ नॉर्मली अंदर जाने का डिसाइड करता है। अब रात में वह स्मगलर के कहे अनुसार एक कोस्ट पे आते हैं जहां वह स्मगलर पहले से मौजूद था। तब चार्ली उसे पैसे देता है जो लेकर स्मगलर ने माया को एक फ़ोन दे दिया था और अब वो स्मगलर माया को एक गाड़ी में बिठा देता है, जबकि चार्ली एक ऑफिशियल बस में बैठकर अपने बच्चे के साथ नॉर्वे के अंदर आ गया था। खैर, दूसरी तरफ अगले दिन लीजा इंतजार में थी कि मैनेजर मॉनिटरिंग सिस्टम को चालू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए मजबूरन लीजा एक स्पीड बोर्ड से सीधा फिश फार्म में पहुंच जाती है जहां मैनेजर उसे देखकर उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, जिस दौरान वह बहाने बना रहा था कि अंदर उसके साथी वैक्सीन पर वर्क कर रहे हैं और लीजा अंदर जाकर बीमार पड़ सकती है। लेकिन मैनेजर के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह लीजा को अंदर जाने से नहीं रोक पाया और अंदर जाने के बाद तो लीजा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि असल में वहां मौजूद सभी वर्कर्स खुद भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि फार्म्स में मौजूद सारी फिशेस को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनकी आंखें और मुंह पूरी तरह से लाल था और गिल्स के पास काले धब्बे पड़ गए थे। तब लीजा को तो कुछ समझ नहीं आता, जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि बस इसी वजह से मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम को बंद कर रखा था क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मछलियां काफ़ी बीमार हैं और उनकी बीमारी का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए ही मैनेजर खुद भी वैक्सीन बनवाने की कोशिश में लगा हुआ था। अब लीसा खुद मछलियों के डीएनए सैंपल को अपने साथ लेके आती है और उन्हें अपनी लैब में स्टडी करने लगती है।
उस दौरान लीजा को पता चला कि मछलियों को भी एक बहुत ही खतरनाक वायरस हो चुका था, और अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड मछली खा लेता तो उसे भी वह वायरस हो जाता, और अगर 2 दिन के अंदर उनका इलाज सही से नहीं होता तो वह लोग मारे जाते। ये सब जानने के बाद तो लीजा का बॉस और बाकी साथी भी काफ़ी परेशान हो गए थे, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यह वायरस पानी से भी फैल रहा था, जिसका मतलब एक फिश फार्म से जुड़े हुए बाकी सारे नेट्स का पानी भी खराब हो चुका था, और वहां से कोई मछली भी नहीं पकड़ी जा सकती थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए लीजा तुरंत ही इस बात की खबर प्राइम मिनिस्टर डेकन तक पहुंचा देती है, जिसने तुरंत ही इस पर एक्शन लेकर सारे फिश फार्म्स को बंद करवा दिया था, और साथ ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द वायरस की वैक्सीन बनाने को कह दिया था। अब सभी इन्फेक्टेड मछलियों को फिश फार्मिंग मैनेजर ने पानी से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन उन्हीं इन्फेक्टेड मछली में से एक मरी हुई मछली समंदर किनारे आ गई थी, जिसको एक चूहे ने खा लिया था, और वह शहर की तरफ जाने लगा। वही जैसे कि मैनेजर को खुद भी 3 दिन बाद फिश के इन्फेक्टेड होने के बारे में पता चला था, तो उसके पिछले 3 दिन का स्टॉक भी मार्केट में आ गया था, जिसमें मौजूद मछली को जैसे ही एक लड़की खाती है, वैसे ही वह बुरी तरह से बीमार होकर उल्टियां करने लगी, जो देख उसके दोस्त काफ़ी घबराकर उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहीं लीजा के ऑफिस में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह शहर में मौजूद सभी लोगों का पेट कैसे भरेंगे। तब लीजा कहती है कि अगर हम अब तक स्टोर करी गई फ्रोजन फिशेस को कुछ समय के लिए मार्केट में ले आए, तो उनका स्टॉक खत्म होते होते लगभग 5 महीने लग जाएंगे, और इस बीच हम वायरस की वैक्सीन पर काम करके उसे भी बना लेंगे। अब आगे रात तक चार्ली भी नॉर्वे में आ चुका था। चार्ली के बायोलॉजिस्ट होने के कारण अगले दिन ही उसे लीजा के ग्रीन हाउस में नौकरी पर भी रख लिया जाता है। वहां आज का काम खत्म करने के बाद चार्ली समंदर के उस किनारे पर आ गया जहां स्मगलर्स माया को लाने वाला था, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी चार्ली को उनकी बोट दिखाई नहीं दी। वहीं अब तक स्मगलर एक छोटी मोटर बोट को लेकर नॉर्वे के बॉर्डर तक आ गया था, जहां पहुंचने से पहले ही वह बोट की मोटर को बंद करके सभी पैसेंजर्स को एक एक चप्पू देता है, क्योंकि असल में वहां काफी सारी माइंस लगी हुई थी, जिससे मोटर को भी डिटेक्ट किया जा सकता था, और अभी वहां वह लोग जैसे तैसे बोट को आगे ले आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन बोट के इंजन को वापस से शुरू करता है, तो अचानक पास में लगे कैमरे में उन सब की तस्वीर आ गई, और इसके तुरंत बाद ही वहां पुलिस वालों का एक ड्रोन भी आ गया। उसको देखकर तो सब डरने लग गए थे, और अभी पुलिस वाले लगातार ड्रोन से सभी लोगों को रुकने को कह रहे थे, पर इसके बावजूद स्मगलर बोट नहीं रोकता, जिसकी वजह से पुलिस वाले मजबूरन ड्रोन से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचते हुए बोट अचानक कुछ चट्टानों से टकरा जाती है। तब जैसे तैसे सब लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में तो भेज दिया गया था, लेकिन वहां उनके टेस्ट करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि वह सभी लोग एक ही तरह के खतरनाक वायरस से पीड़ित हैं, और यह वही वायरस था जो उन फिशेस के कारण फैल रहा था। अब जैसा कि उस वायरस के बारे में आम लोगों को भी पता चलने लगा था, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री लोगों को बाहर कम से कम जाने को कहती है। साथ ही अब तक डेकन ने भी नॉर्वे में लेवल 1 इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी खाने में फिश नहीं खानी थी। वहीं लीजा को अभी इस बारे में नहीं पता होता कि जिस वायरस को रोकने के लिए वह इतनी मेहनत कर रही है, वह ऑलरेडी शहर तक पहुंच चुका है। दरअसल लीजा भी अपने असिस्टेंट के साथ समुद्र में पानी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने आई थी, ताकि उसे पता चल सके कि पानी में यह वायरस कहां से आया है। तभी अचानक लीजा की नज़र प्राइम मिनिस्टर वाली न्यूज़ पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पता चल गया था कि वह खतरनाक वायरस शहर तक आ चुका है। वहीं कुछ कोस्टल गार्ड्स को समंदर के पानी के अंदर 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कुछ स्मगलर्स की थी, जिनको टेस्ट करने पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि उन दोनों की बॉडी के अंदर वही वायरस है जो फिशेस के अंदर था, और अब वही वायरस शहर में फैल रहा है। अब ये बस डॉक्टर्स का कहना था, लेकिन अभी किसी एक्सपर्ट ने उन बॉडीज पर टेस्ट नहीं करे थे। अब धीरे धीरे केसेस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह हर घंटे इवॉल्व कर रहा था। ये न्यूज़ देखने के बाद तो लीजा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसने आज तक ऐसा वायरस नहीं देखा था जो इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहा हो, और बस पहले दिन में उसके इतने सारे केसेस भी आ गए थे। इसीलिए अभी वह इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए वापस से फिश फार्म के मैनेजर के पास बात करने के लिए जाती है, जहां फार्म के बाहर वर्कर्स काफ़ी सारी सड़ी हुई फिशेस को कूड़ेदान में डाल रहे थे। तभी अचानक कुछ डॉक्टर्स मैनेजर को स्ट्रेचर पर पूरा सील पैक करके बाहर लाते हैं, क्योंकि वह मैनेजर खुद भी वायरस की चपेट में आ गया था, और उसकी हालत तो बाकियों से भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। इसी वजह से सब वर्कर्स भी थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थे।
जिसका फायदा उठाकर लीजा अंदर से कुछ दिन पहले तक की सीसीटीवी फुटेज को चुरा लेती है और वापस से अपने ऑफिस में आ जाती है। मगर वहां आते ही उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिली कि उनके ग्रीन हाउस में लगे टमाटरों में भी वह वायरस फैलने लग गया था, जिसके कारण काफी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पर किसी को भी नहीं पता था कि वह वायरस ग्रीन हाउस तक कैसे आया। अब लीजा टमाटर पर रिसर्च कर रही थी, उतने में चार्ली किसी और काम में लगा हुआ था। पर तभी उसे एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, जिसे देखकर चार्ली को लगा था कि वह मैसेज माया की तरफ से आया होगा, जो अब तक कोस्ट तक आ गई होगी। इसलिए अब चार्ली जल्दी से अपने काम को छोड़कर कोस्ट के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसे वो दलाल मिलता है और चार्ली को बताता है कि माया की बोट का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन दलाल उससे वादा करता है कि वह किसी भी तरह से उसकी बीवी को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगा। मगर उससे पहले चार्ली को उसे नॉर्वे की एक वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, जो बाहर से आने वाले लोगों को लगाई जाती है। और अगर चार्ली ने वह वैक्सीन नहीं लगवाई तो अथॉरिटीज के लोग उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी चार्ली के कुछ बोलने या पूछने से पहले ही वह दलाल चार्ली उसे वैक्सीन लगा देता है। वहीं हॉस्पिटल में माया और उसके साथ भर्ती करे गए सभी पेशेंट्स की हालत काफ़ी खराब होती जा रही थी, जिस दौरान खांसी के साथ उनके शरीर पर काले धब्बे बढ़ने शुरू हो गए थे, जो देखकर डॉक्टर इतना ज़्यादा डर गए थे कि उसने तुरंत ही हॉस्पिटल के उस फ्लो को सील करके वहां किसी को भी जाने से मना कर दिया था। और दूसरी तरफ लीजा को वायरस पर रिसर्च करके और भी खतरनाक चीज़ें पता चलती हैं। असल में यह वायरस बस एक रेड आई वायरस नहीं था, बल्कि उससे भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक ब्लैक प्लेग वायरस था, जिससे कई दशक पहले यूरोप में करोड़ों लोगों की जान गई थी। और तब से यह वायरस भी म्यूटेट होते होते पहले से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। अब इस दौरान लोगों को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही अब जिन लोगों के पास नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं है, उन लोगों को भी बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन उसी बीच हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि वह लोग खांसते खांसते मरते जा रहे थे। इधर लीजा को अभी भी काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सबसे पहले तो वह टमाटर वाले ग्रीन हाउस में जाकर वहाँ की तलाशी लेती है और वहाँ उसे वही मरा हुआ चूहा मिलता है, जो समंदर के किनारे इन्फेक्टेड मछली को खाकर शहर में आ गया था। उसको देखकर लीजा को लग रहा था कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस में एक खतरनाक वायरस आया होगा। लेकिन जब लीजा उसके पेट को फाड़ कर देखती है तो उसमें बस मरी हुई मछली का मीट होता है, जिसका मतलब चूहे ने टमाटर को छुआ भी नहीं था। पर इसके बाद भी वह इन्फेक्ट कैसे हुआ, यही बात लीजा को समझ नहीं आ रही थी कि तभी उसके पास एक अनजान आदमी का खत आता है। उसमें एक सेफ हाउस की चाबी, एक पासवर्ड और एक एड्रेस लिखा था। वह देखकर शुरू में तो लीजा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वह खत लिखे एड्रेस पर जाती है तो उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस में काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स थी, जिन्हें लेके फिलहाल लीजा वापस आ जाती है और उन्हें एक एक करके प्ले करने लगती है। उनमें मौजूद वीडियोस को देखने के बाद तो लीजा पूरी तरह से दंग रह गई थी। पर उसने वीडियो में क्या देखा और क्या इस वीडियो से उस वायरस के असली राज के बारे में पता चल पाएगा, इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।